तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज हमारे अंबाला आइज के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आए हैं जो कि लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है वो एक ही पार्टी से जुड़ सकता है। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे बीच में मेरे बड़े भाई यशपाल राणा जी आए हैं। यशपाल राणा जी कई धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, पार्टियों से भी जुड़े थे, लेकिन शायद कुछ इनके दिल में कसक थी या क्या बात थी। तो अब हम इनसे रूबरू होने के बाद पूछेंगे कि आखिर इन्होंने धार्मिक और संगठनों के प्रधान होते हुए भी आखिर इन्हें राजनीति में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, और फिर ऐसी पार्टी में आने का निर्णय इन्होंने क्या सोच कर लिया जिस पार्टी की नींव अभी कुछ समय पहले ही रखी गई है। तो ये तो बातें इंटरव्यू के दौरान होंगी। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका अंबाला आइज न्यूज़ चैनल में आने के लिए। राणा जी, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आप किन किन सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अब तक जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप मसीहा जी को न्यूज़ चैनल चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इनके साथ मेरा तकरीबन पिछले 15-20 साल से प्रेम प्यार है, और बहुत ही निर्भय पत्रकार हैं, और पत्रकारिता के अंदर बहुत बुलंदियों तक ये पहुँचे। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा भी ये चैनल के इसमें आए हैं तो इसमें भी भगवान इनका साथ दे और ये बुलंदियों तक पहुँचे। धन्यवाद। राणा जी, आप कांग्रेस के एक बड़े धुरंधर नेता रहे हैं, और हमने देखा है कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी जब आपके यहाँ आते थे तो उन्हें एक बड़ी खुशी सी महसूस होती थी। शायद उन्हें लगता था कि यशपाल राणा जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली कई धार्मिक संगठन जुड़ जाएंगे, कई सामाजिक संगठन जुड़ जाएंगे, और एक राजपूतों के आप स्तंभ कहे जाते हैं। पूरा राजपूत समाज, और आपकी मान राजपूत समाज में मैंने देखा है, कश्यप समाज में भी और हर समाज के लोगों में आपका बड़ा इज्जतमान है, तो बड़ा खुश होते थे। लेकिन आपने उनकी खुशियों पर एकदम से पानी फेर दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये आपने क्या सोच के पार्टी को छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही, या उसके नेता पहले जैसे नेता नहीं रहे? कांग्रेस पार्टी तो पहले जैसी नहीं रही, मैं तो ये कहूँगा आज। और मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान परशुराम गौशाला है, मानव अधिकार वेलफेयर संगठन है, या हमारी हेल्पलाइन है जिसमें हम गरीब विधवाओं को, कन्याओं को, माताओं बहनों को राशि भी देते हैं, राशन भी देते हैं। रही राजनीतिक जीवन की, जब तक आपका मन किसी भी पार्टी में या किसी भी संगठन में लगा रहे तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। कई मजबूरियां हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की। हम राजनीति नहीं करते, हम समाज नीति करते हैं। कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, ये राजनीति करते हैं। कारण इन्होंने देखा भी ये आदमी यूज लाइक है, उसे यूज किया, और फिर जब यूज कर लिया फिर उसको थ्रो कर दिया। जब हम जनता के बीच में गए और उनसे वोट मांग के हमने किसी भी पार्टी को दी, उस जनता की कुछ अपेक्षाएं तो है ना हमारे से भी, वो हमारी मदद करें। आज क्या है, आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपेक्षाएं रख के तो वोट दी थी, लेकिन आज क्या जनता पार्टी आपकी नज़र में उस जनता की जिसने भोली भाली जनता ने इनको वोट दी, क्या ये खरे उतरे? किसी भी तरीके से नहीं उतरे। यही हालात कांग्रेस का था। जब कांग्रेस जनता की बातों पे खरी नहीं उतरी, जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, तो फिर हम क्यों रहें वहाँ? क्यों हम उस पार्टी के साथ जुड़ें जो पार्टी अब सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखती है? जो आदमी कुर्सी पे बैठ गया उसे सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आता है, जनता का स्वार्थ नजर आता। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, हम उस पार्टी में राजनीति नहीं करेंगे, समाज नीति करेंगे। राणा जी, आप राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से प्रदेश के एक बहुत उच्च पद पर बैठाए गए हैं, और अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का अभी कुछ समय पहले गठन हुआ है। शेर सिंह राणा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके संस्थापक हैं।
तो किन आप लोगों के बीच में आखिर पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो लोग आपकी इस ऐसी पार्टी है जिसका गठन अभी थोड़ी समय पहले हुआ है, तो आपके साथ जुड़ पाएंगे? ऐसी पार्टी की कौन सी नीतियां जिन्हें लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे? मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का हरियाणा का प्रभारी हूं। मैं राजपूत समाज से हूं और जो हमारी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक हैं भाई शेर सिंह राणा, उनका मैं हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी किसी भी कोने में राजपूत समाज और उससे जुड़े हुए अन्य समाज हैं, वो सब उन्हें मान और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाई शेर सिंह राणा के साथ जुड़ा हूँ। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राजनीति नहीं करेगी, समाज नीति करेगी। आज हम ज़्यादा मुद्दे दूसरी पार्टियों की तरह 50-60 नहीं गिना रहे, सिर्फ हमारे 5 ही मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारा शिक्षा का मुद्दा है। आज मध्य वर्ग, मजदूर, गरीब किसान अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। हम हरियाणा के अंदर CBSE का गठन करेंगे हरियाणा एजुकेशन के मुताबिक, और फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्हें हमारे भाइयों ने खोल रखे हैं, हम सरकार के माध्यम से उनकी मदद करेंगे और गरीब और किसान मजदूर के बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य। आज गवर्नमेंट ने, चाहे भले वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हॉस्पिटल की, परंतु उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हैं तो मशीन नहीं है। हम ऐसा प्रावधान लेके आना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा MBBS, BMS या नर्स या फार्मासिस्ट के कोर्स करना चाहते हो, उन्हीं बिल्डिंगों के कुछ पोर्शन में हर डिस्ट्रिक्ट पे उन बच्चों को शिक्षा देंगे, जिससे कि डॉक्टरों की हरियाणा के अंदर कमी ना रहे और आम आदमी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए। राणा जी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े दावे से कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के उसके अंदर जो उन्होंने अभूतपूर्व बदलाव दिल्ली में किया है वो भारत के किसी प्रदेश में नहीं हुआ। आप उनकी इस दावे को कहाँ तक सही मानते हैं? दिल्ली के अंदर उनका दावा बिल्कुल सही है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हम पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, इंसान के विरोधी नहीं है। और जो भी पार्टी भारतवर्ष के अंदर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य करेगी तो हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी सदस्य उनका धन्यवाद करेंगे भी उन्होंने आम जनता के लिए काम किया। हमारा इसमें तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी, जो आज की डेट में सबसे भयानक स्थिति में हरियाणा का क्या पूरे हिंदुस्तान का युवा भटक रहा है। जितने भी हरियाणा सरकार ने या भारत सरकार ने DC रेट पे या ठेकेदार की प्रथा पे लगाए हुए हैं, हमारा सबसे पहले काम होगा उन सभी कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से निकाल के सीधा सरकार के खजाने से तनख्वाह मिले। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से 8 घंटे ड्यूटी करता है उसे 6 घंटे के पैसे मिलते हैं। हम उस 8 घंटे के पैसे उस कर्मचारी की जेब में डालेंगे। उदाहरण के तौर पे DC रेट पे उसकी तनख्वाह 12,000 रुपये है। जब वो ठेकेदार उसको लगाता है तो ठेकेदार उसको 10,000 तनख्वाह देता है। हम वो जो 2,000 ठेकेदार और सरकार के बीच में है, वो 2,000 रुपये हम उस कर्मचारी की जेब में डालेंगे, जिससे वो अपने परिवार का, अपने माँ बाप की सेवा करेगा और अपने परिवार का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से करेगा। राणा जी, आपकी पार्टी के संस्थापक भी राजपूत हैं, आप प्रभारी भी राजपूत हैं जी। तो ऐसा तो नहीं आपकी पार्टी सिर्फ राजपूतों की ही पार्टी बनकर रह जाए? ये इसके अंदर और भी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा? नहीं मसीहा भाई, ये आपको थोड़ा सा वो है, ऐसा नहीं है। हमारे हरियाणा की जो महिला की अध्यक्ष हैं वो डोरथी राणा हैं, जो क्रिश्चियन समाज से हैं। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में क्या हर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने क्रिश्चियन समाज को इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जितनी हमने हरियाणा के गठन के बीच में दे दी। इसके बाद यमुनानगर का हमारा जिला युवा अध्यक्ष है रोबिन है, वो भी क्रिश्चियन समाज से हैं। करनाल में हमारे मसीहा भाई हैं, वो हमारे मेन बॉडी में हैं। डोरथी चौधरी जी हैं, वो हमारे क्रिश्चियन समाज से हैं।
धर्मवीर डावला जी हैं, वो हमारे धानक समाज से हैं। और चरण सिंह जी हमने गुड़गामा से बनाए हैं, बादशाहपुर हल्के के अध्यक्ष, वो जाट समाज से हैं। हम इसमें 36 बरादरी को लेके चल रहे हैं। हमारा मीडिया का जो प्रभारी है हरियाणा का, वो धीमान है, विनय उसका नाम है, विनय धीमान, वो भाई पानीपत से है। हम ये जो आपने हमारे ऊपर या राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के ऊपर आप ये कहते हो कि भी राजपूतों की पार्टी है, नहीं, राजपूतों की पार्टी नहीं है, 36 बरादरी की पार्टी है। और भाई शेर सिंह के साथ एक हमारे गुजर भाई हैं जो दिन रात एक स्टेज पे एक जगह बैठते हैं। तो अब हमें ये ब्लेम मत लगाओ कि हम जो है सिर्फ राजपूतों की पार्टी है। मेरा अम्बाले से ही जो अम्बाले का अध्यक्ष है वो कश्यप समाज से सुरेंद्र भाई है। तो देखिए मैंने आपके सामने कितने पद गिना दिए, और अभी तो जो मेरे याद हैं वो मैंने आपको गिनाए हैं। मेरा बेदी भाई है जीरकपुर से, जो हमारे बहुत कार्यकर्ता भी हैं, वो राजपूत समाज से हैं, लेकिन उनके जितने सपोर्टर हैं वो अन्य समाज से हैं। हमारा राजपूत समाज का इतिहास है, आप कभी से उठा लो, महाराणा प्रताप का उठाओ, उनके साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए थे। पृथ्वीराज चौहान को उठाओ, उनके साथ आखिरी टाइम में भी चरण प्रदाई जी गए, जो उनकी साथ समाज बनी। तो ये ऐसा नहीं है अभी राजपूत समाज सिर्फ राजपूत समाज है। राजपूत समाज के खून के अंदर, रग रग में, बूंद बूंद में 36 बरादरी को साथ लेने की और 36 बरादरी की सेवा करने का जज्बा है। चलो राणा जी, ये तो आज आपने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ राजपूतों की पार्टी नहीं। आपने तो सारे ही नाम गिनवा दिए कि सभी लोग आपसे मिल गए। फिर तो ये माना जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो दूर हैं, लोकसभा चुनाव में भी दूर हैं, लेकिन अब आने वाले समय में शायद मेयर के चुनाव होने हैं, एमसी के चुनाव होने हैं, तो माना जा सकता है कि आपकी पार्टी मेयर के चुनाव में और एमसी के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हमारा भाई शेर सिंह का और मेरा ये मानना है कि हम दिसंबर से पहले हरियाणा विधानसभा लेवल तक अपने पदाधिकारी खड़े कर देंगे 36 बरादरी के। और हम आने वाले एमसी के चुनाव में, पंचायत इलेक्शन में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में हर उस पार्टी का कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा। राणा जी, आने वाले चुनाव में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा के हुए, तो ये माना जाए कि आपकी पार्टी अपने आप को इतना मजबूत समझ रही है कि अकेले चुनाव लड़ सकेगी, या फिर ये माना जा सकता है किसी क्षेत्रीय पार्टी से आपका समझौता होगा और उस समझौते के बाद चुनाव मैदान में कूदेंगे आप? आज की डेट में हम किसी से भी समझौता करने के उसमें नहीं है। और राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए, अपने पराये हो सकते हैं, पराये अपने हो सकते हैं, हो भी सकता है। लेकिन आज हम, जैसा कि अभी बिहार में इलेक्शन है और वहाँ 243 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ हम किसी से समझौता नहीं कर रहे, और वहाँ हम अकेले, अपनी पार्टी हमारी इतनी मजबूत स्थिति में है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में वहाँ पर हैं आज की डेट में। राणा जी, हरियाणा में उपचुनाव होना धोया गया, तो माना जा सकता है कि वहाँ से आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा, या आपकी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी या उनका सहयोग करेगी? नहीं, इसके बारे अभी मेरी भाई शेर सिंह जी से कोई बात नहीं हुई। इस बारे में मैं आपको गलत कमिटमेंट करूं और कल झूठा पढ़ूं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अगर उनसे कोई बातचीत होगी, मन है हमारा, तो जैसे भाई शेर सिंह जी इशारा करेंगे फिर आपको ज़रूर बताएंगे। तो वो इशारा पर भारी आप में, थोड़ा सा इशारा तो आप देंगे ना कि किस पार्टी से समझौता करने में आपकी पार्टी को फ़ायदा हो पाएगा? नहीं, समझौता तो हम किसी से भी नहीं करेंगे। समर्थन तो देंगे? समर्थन भी नहीं देंगे। साथ तो देंगे? हम उनका साथ लेंगे ना, हम अपना साथ उन्हें क्यों देंगे? अच्छा, चलो हरियाणा की राजनीति की बात आई है तो मैं बात करना चाहूँगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, जो हरियाणा से 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी सज़ा भी जबकि पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा। आगे इस बारे में आपकी पार्टी क्या कहेगी? मेरी पार्टी का और मेरा अपना मत ये है कि चाहे भले हरियाणा सरकार हो, अगर उनके यहाँ ये आती है बात, तो हरियाणा सरकार को भी या भारत सरकार को भी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को उनकी उम्र को देखते हुए और जो उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए किया उसको देखते हुए उन्हें रिहा कर देना चाहिए बिना किसी उसके। क्योंकि जब इतने बड़े पद पे कोई भी आदमी बैठता है, वो एक पार्टी का नहीं रहता,
वो आम जनता का बन जाता है। और आज मैं देखने में आ रहा हूँ, हम इसी चीज़ को बदलाव लेकर आने चाह रहे हैं राजनीति से समाज नीति में। जब कोई भी किसी भी पार्टी का इलेक्शन में हम पार्टी को दर्शाएं, इलेक्शन के बाद अगर आप हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के सरपंच बन गए या भारत सरकार के अंदर वहाँ की पंचायत के सबसे बड़े सरपंच बन गए या प्रधानमंत्री बन गए मान लें या मुख्यमंत्री मान लें, उनको इलेक्शन के बाद जब वो उस कुर्सी पर बैठ गए तो 136 करोड़ जनता उनकी सब होनी चाहिए। ये ना हो ये कांग्रेसी है या ये बीजेपी का है, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का नहीं। जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप पूरी जनता के प्रधानमंत्री, और आपको हर जनता के इंसान को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। राणा जी, जो लॉकडाउन के दौरान फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, आप उन फैसलों से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो जनता के हित में हैं या उनके अपने हित में रहे पार्टी के? लॉकडाउन के टाइम में जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ फैसले लिए, जैसे स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाया, ठीक है उनका फैसला ये लेना, हम उनके समर्थक हैं। परंतु लॉकडाउन के बाद जो जनता को, गरीब मजदूर को 1500 किलोमीटर बिहार जाना पड़ा या भूखा रहना पड़ा, हमें रोना आता था जब हम जनता की सेवा करते थे संगठनों के माध्यम से। कोई 5 साल का बच्चा, कोई 6 साल का बच्चा, कोई हमारी बहन गोद में उठाई जा रही है, वो कोई पता नहीं कितनी दूर जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत था। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले जनता को सचेत कर देते, जैसे उन्होंने पहले 24 घंटे के लिए किया था, ऐसे ही 7 या 8 दिन के लिए कर देते और ये कहते भाई हम 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ये लॉकडाउन इतने दिन का लगाएंगे, आपको जहाँ भी जाना हो आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से जा सकते हो। ये जो दुर्दशा मजदूर की हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बीच में 22 बार डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, ये भी गलत है। इससे भी हम उनके समर्थन में नहीं हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया, डीजल और पेट्रोल के कच्चे तेल का रेट डॉलर के नीचे आके 10 या 15 पे, कई बार तो 5 पे भी आके रुक गया। मोदी जी को उसी टाइम डीजल और पेट्रोल का रेट उसी अनुपात में लेके आते, परंतु नहीं लेके आए, अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आज भारत सरकार डीजल और पेट्रोल पे 70% एक्साइज ड्यूटी ले रही है। मध्य वर्गीय, कर्मचारी, किसान को डीजल की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, किसान के 4 टाइम है, बुआई, सिंचाई, कटाई और ढुलाई, इसमें डीजल की जरूरत है। किसान हितैषी सरकार हरियाणा सरकार हुई और भारत सरकार भी। अब इसमें बताओ आप कहाँ हितैषी है? नहीं हितैषी है। और हम तो इस सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से और हरियाणा की सरकार से भी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार से भी आप इस डीजल पेट्रोल को जीएसटी में ले आओ ना। अगर आप किसान हितैषी हो, जनता के हितैषी हो, सबके हितैषी आप हैं, तो इसको जीएसटी के अंदर ले आओ। जनता भी आपका गुण गाएगी, हम भी कहेंगे भी हाँ जी मोदी जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया। चलिए रानी, चलते चलते बस यही पूछना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में अम्बाला लोकसभा की किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी से? मेरा अभी तक इस बारे में कोई भी मन नहीं है अभी मैं कहाँ से लड़ाई लड़ूंगा, कहाँ से नहीं। मेरा तो भाई शेर सिंह के साथ पूरे हरियाणा का वादा है कि मैं पूरे हरियाणा के एमएलए लड़ूंगा, पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा मतलब वहाँ जो भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ेंगे, उसके कंधे के साथ कंधा लड़ाकर इलेक्शन हम लड़ेंगे और हम 90 एमएलए बनेंगे। एक एमएलए में क्यों बनूं? आपका कहने वाला किंग मेकर बनेंगे आप पार्टी के? नहीं, किंग मेकर तो नहीं कह सकता। पार्टी का तो मेरा भाई शेर सिंह है किंग मेकर। अम्बाला में शेर सिंह राणा जी का कब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद समझा जाए कि एक भव्य स्वागत होगा, ताकि और लोग भी उस नेता को देख सकें जिसने थोड़े से समय पूरे देश में अपनी पार्टी का झंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है?
मेरी भाई शेर सिंह जी से अभी 2-3 दिन पहले भी बात हुई। डेली तकरीबन 2-3 दिन बात होती रहती है। और हम कानून पसंद इंसान हैं और कानून को मद्दे में रखते हुए हम ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से या भाई शेर सिंह की वजह से किसी का बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई हमारी माता बहन कोरोना की चपेट में आए। जब सरकार ये लॉकडाउन ख़त्म कर देगी और कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम हर डिस्ट्रिक्ट पे, अम्बाड़ा नहीं पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट पे भाई शेर सिंह को बुलाकर उनका मान सम्मान करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी तकरीबन 15 से 20 हज़ार की गैदरिंग हम पहली दफ़ा करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मेरे अम्बाड़ा में बेदी भाई हैं, अम्बाड़ा ही से रतेंद्र भाई हैं जो बहुत कर्मठ कार्य करते हैं हमारी पार्टी के। बराड़ा से पिंटू राणा जी हैं, वो बहुत हैं। यमुनानगर से जोनी स्टारी हैं जो हर दिन बस यही बात कहते हैं, भाई शेर सिंह जी कब आएंगे। करनाल से भाई मोर सिंह जी हैं, वो भी यही बात कहते हैं। अम्बाड़ा से भाई सुरेंद्र भी यही बात कहता है, जो बात आप कह रहे हो भी वो कब आएंगे। आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जब कोरोना कम हो जाए तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। जी राणा जी, हम भी इंतज़ार करेंगे उनके आने का और हम चाहेंगे कि जब वो अम्बाला में आएँ तो जिस तरह आज आप स्टूडियो में आए हैं इसी तरह से उनको भी हमारे स्टूडियो में लाएं ताकि हम भी जनता के रूबरू आपके उस प्रिय नेता को करा सकें।